Good evening, ladies and gentlemen. I, CS Pooja Shukla, welcome you all to the 24th episode of Talk on my Facebook page. And in this 24th episode, we have a very special guest with us, and he is none other than Mr. Pankaj Sharma. So, Mr. Sharma, welcome. Welcome to our show. थैंक यू पूजा जी। और यहाँ पर जो भी लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उन सबका मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। So, Mr. Pankaj Sharma holds master's degree in English and journalism, and presently he is associated with one of the famous and leading media house of India, that is TV Today Network. And so he is working as associate executive producer with the channel Aaj Tak. And in 19 years of his journalism, he has given his services to the various reputed media houses of the country. And apart from that, he's a writer and poet too. आप लेखक भी हैं, आप कवि भी हैं, और आपकी उपस्थिति साहित्यकारों के बीच मंचों पर अक्सर देखी जाती है। आप जाते हैं और जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो लोग जो हैं वो पलके झपकाना कई दफे भूल जाते हैं। आपकी जो आवाज है या आपका जो अंदाज होता है वो सबसे अलग होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉरी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। सॉरी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे देश में क्या विदेश में भी जो उसका व्यूअरशिप है, हम सभी लोग उससे अवगत हैं। और उस सॉरी के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलने में, उसके ग्राफिक्स को तैयार करने में, उसके स्क्रिप्ट को लिखना और उसे आवाज देना, ये तमाम जो मुश्किल और महत्वपूर्ण काम है, ये सब पंकज जी ने अपने जिम्मे उठा रखा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भारत का पहला पॉलीटून है जिसे किसी टीवी चैनल पे टेलीकास्ट किया गया। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि बहुआमी जो प्रतिभा है उससे धनी है पंकज जी। और टुडे ही इज हेयर ऑन दिस पेज for giving talk on very important and pertinent topic, and that topic is journalism in the time of pandemic. So मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ, पुनः स्वागत करती हूँ। और अब ये कार्यक्रम आपका है, आप जो है अपनी बात कहें और मैं वापस क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ज्वाइन करूंगी। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू पूजा जी, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। खूबसूरत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि जब भी हम कभी किसी मंच पर जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा लिख के दे दीजिए ताकि वो वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सके। तो मैं हमेशा उन लोगों से बोलता हूँ कि मतलब मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं तो बस अपना काम करता रहा अपने समय के हिसाब से। और सच में जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि स्याही की एक बूंद जितनी बड़ी हो सकती है एक ब्लॉटिंग पेपर पर, उतना बड़ा मेरा जीवन परिचय होगा। खैर, आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया, मैं खुद सोचने लगा कि अच्छा ये सब मेरी जर्नी के, मेरे सफर के हिस्से रहे हैं, तो मैंने भी उनको रिकॉल किया। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अक्सर आपका पेज देखा है और इस पर जो गणमान्य लोगों की उपस्थिति होती है वो भी देखी है। तो पहली बात तो CS पूजा शकुंतला शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण पेज के लिए, इस जगह के लिए मुझे आपने चुना। आपका आभार। और आपके साथ मुझे जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, सुन रहे हो, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है कि इस पैंडेमिक टाइम का जो जर्नलिज्म क्या रहा। तो
इस पर तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इसका एक एक दिन जो है वो अपने आप में एक एक महाकाव्य के लिखने के बराबर का अनुभव देकर गया है, देकर जा भी रहा है। इसमें पीड़ा है, इसमें शंकाएं हैं, इसमें संभावनाएं हैं, इसमें आशंकाएं हैं, इसमें उम्मीदें हैं, इसमें दर्द है, इसमें इसमें मतलब जो जीवन के रंग हो सकते हैं वो एक एक दिन के अंदर एक एक व्यक्ति ने महसूस किया है। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी उसी सफर से गुजरा। लेकिन कई बार वो चीजें जो हम दिखा नहीं सकते टीवी पर या आप लोग को बता नहीं सकते, लेकिन वो हमारे सामने हुआ करती थी। तो वो जो एक पीड़ा थी वो एक अलग लेवल की थी। कहाँ से शुरू करूं इसके लिए, क्योंकि ये तो जिंदगी में फिलहाल ऐसे आ गया जैसे जीवन में बुढ़ापा आता है। एक बार आ गया तो बस आ गया, और आने के बाद फिर कहीं जाता नहीं है। उसी तरीके का ये हो गया है अभी। हम सारे ही लोग क्या, पूरा विश्व इससे इस समय पीड़ित है, परेशान है। लेकिन क्योंकि एक समय है जब कहा गया था कि घर के अंदर रहना ही जीवन है, तो उस समय बहुत से लोगों को बहुत आपत्ति हुई थी, बहुत तकलीफ हुई थी कि हमें घर में बंद कर दिया, हमें कब तक बंद रहना पड़ेगा। उस दौर में हमें जाना होता था फील्ड में। हम जिस दौर में ये सारी बातें चल रही थी कि छूने से या यहाँ तक कि हवा से ये कोरोना फैल सकता है, हम उस दौर में भी रोज जाया करते थे। यहाँ पे मेरे बड़े भैया श्री मधुकर शर्मा जी एडवोकेट, उनकी उपस्थिति है, मैं उनको सादर चरण बोलता हूँ। सारिका जी की उपस्थिति है, सारिका जी सादर प्रणाम आपको। आपने अपनी मीटिंग, अभी जो पता चला मुझे, एक मीटिंग चल रही थी उसमें से आपने समय निकाला, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। मुझे ये एक मेरे लिए नया माध्यम है, लेकिन मुझे जैसे जैसे जो जो नाम दिखते जाएंगे मैं यहाँ पर लेता चला जाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि उस दौर में हम जाया करते थे, हमें जाना होता था। आज भी हम जाते हैं, हमारा कोई छुट्टी नहीं, हमारे लिए कोई इतवार नहीं। बहुत तेजी से, मैं कहूँ तो ऐसे लगता था कि जैसे कि जिंदगी या दुनिया ने यू टर्न ले लिया हो, या 100 साल पीछे किसी ने रिवर्स का गियर में जिंदगी की गाड़ी को पीछे फेंक दिया हो। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे कार होते हुए भी कार चलाना नहीं आता था, लेकिन इस पैंडेमिक सीजन में मैंने देखा जब सड़कें खाली हैं तो क्यों तैयारी की जाए। तो मैंने उसको आपदा को अवसर में बदलने की नियत के साथ मैंने कार को चलाना सीखा। और ये मेरे लिए, अगर मैं कहूँगा पैंडेमिक काल सीजन की जो पैंडेमिक या जो जो कोविड-19 के पूरे दौर का एक उपलब्धियों के तौर पे मैं उसमें ये गिनूंगा कि मैंने कार चलाना सीख लिया उस दौरान। हाँ, ये जरूर हुआ कि सड़कें खाली होती थी। मैं नोएडा में रहता हूँ, जिन सड़कों पर पैदल निकलना अ, बगैर कंधा टकराए असंभव हुआ करता था, उन सड़कों पर मैंने नीलगाय को दौड़ते देखा। उन सड़कों पर मैंने चिड़िया कबूतरों को बीच रोड पे अपना कॉन्फ्रेंस करते हुए भी देखा। अ, लगता था कि कोई है ही नहीं। एक रात को जब वापस लौटते थे तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो इंसानी शरीर को अपने खाने की तरह देख के लपक जाया करते थे। तो ये सब एक अनुभव था जिसने क्या किया कि दिमाग को एक तरह से तैयार किया, और दिमाग में एक तरह से मैं आपको बताऊं, एक अवसाद की स्थिति, एक चिंता की स्थिति को उत्पन्न किया। लेकिन अब मैं ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्थिति उस वक्त क्या रही। अगर अब मैं आपको बताऊं कि उस दौरान काम करना कैसा था, तो उस दौरान हम हमने जब ये सब शुरू किया था, जब हमने इन बंदिशों को हमारे देश में शुरू किया, तो वो तब एक दो केस की बात हो रही थी। चीन में था उस समय, ईरान में था, अमेरिका में शुरू हो चुका था। लेकिन भारत में उस समय तक, याद कीजिए वो टाइम जब होली होली सब मना रहे थे, तब किसी ने कहा इतना गंभीरता से सोचा था इस कोरोना को। लेकिन जैसे ही वो दौर बीता और हम लोग ऑफिस में आए, तो एक सबसे बड़ा अनुभव हमने ये देखा कि हमारा ऑफिस जहाँ हम हमेशा बैठते थे, तो 3-4 हिस्सों में बांट दिया गया। आधी एक टीम 20-25 लोगों की एक तरफ, एक टीम अलग एक तरफ, एक
ताकि अगर ईश्वर न करे हमारे बीच में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो हम जो समाचारों को पहुंचाने का जो हमारी जिम्मेदारी है उस काल में जबकि सब कुछ बंद है वो कहीं हमसे चूक ना हो जाए, उससे हम कहीं चूक ना जाए। इसीलिए हम लोग अलग अलग ऑफिस में आज भी हम मैं एक अलग टीम के साथ अलग ऑफिस में हूँ। एक टीम हमारी दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठती है, एक हमारी फिल्म सिटी नोएडा मीडिया प्लेस में बैठती है, फिल्म सिटी के अंदर नोएडा। तो इस तरह से हम लोग बटे बटे तो लगा कि जिंदगी जा किधर रही है। जिंदगी का असली इम्तहान तब शुरू हुआ जब हमने ये देखा कि जो कोरोना या जो वायरस चीन में था या ईरान में था या स्पेन में था, इटली में था, वो भारत तो छोड़िए मेरे इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज थी वहां तक आ गया। फिर और तब वो दौर था जब उस समय सारी सड़कें बंद कर दी जाती थी, सारी बल्लियां लगा लगा के पुलिस के पहरे तमाम चीजें हो जाती थी। लेकिन मैं फिर भी जाता था उन रास्तों को क्योंकि मुझे मेरा काम करना होता था। यहाँ तक कि मैंने चूंकि इस चीज को आज तक कभी चर्चा में नहीं लाया, बचा के भी रखा कि मैंने खुद मैं उस दौर से गुजरा जिसको ट्रॉमा बोल सकते हैं, 2 बार, और अब तीसरी बार एक और कराना होगा वो सहूलियत के लिए। 2 बार मैंने खुद अपना कोविड-19 टेस्ट कराना पड़ा मुझे। इसलिए कराना पड़ा कि जिस वुहान में हम वायरस के बैठ सोचा करते थे, इतनी तैयारियां जिससे लड़ने की हमने की, उसमें मेरे ठीक सामने का व्यक्ति पॉजिटिव निकला। तब टेस्ट हुआ। जैसे ही वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी चीजें समय के साथ नॉर्मल होनी शुरू हुई, मेरे ठीक पीछे बैठने वाला एक व्यक्ति वो पॉजिटिव निकला। तो जिस कोरोना से दुनिया डर रही थी, मैं उसके बीच में था और उस पूरे समय में बहुत मानसिक तौर पे परेशानी की अवस्था रही, लेकिन काम तब भी चलता रहा। मैं हेडगियर पहना, हाथों में दस्ताने पहने, मास्क भी लगाया, हमेशा साथ रखने की तरह अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया उसका छोटा वाला वर्जन। लेकिन मैं अपना काम करता रहा। पत्रकारिता के लिए ये दौर बहुत बड़ी चुनौती का था। चुनौती का इसलिए था क्योंकि जैसे ये बीमारी नई थी, वैसे ही इसके साथ पब्लिक जनता का ट्रीटमेंट, जनता के साथ इसका ट्रीटमेंट का रिश्ता क्या रखा जाए वो भी कोई नहीं जानता था। सबको ये लग रहा था कि इसमें कितना बताना है, इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो रखनी है ताकि एक साथ देश में पैनिक में क्रिएट हो जाए। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि कहीं पे एक शहर में अगर 2 लोग पॉजिटिव निकल रहे थे तो पूरे के पूरे शहर में उस वक्त कोरोना का एक वो हो जा रहा था, डर बैठ जा रहा था लोगों के अंदर, हवा हो जा रहा था। लोगों ने छुपाना शुरू कर दिया और फिर बहुत सी चीजें ऐसी हमारे सामने आती थी जिस पर मैंने एक बार एक नज्म भी लिखी थी, मुझे याद नहीं है इस समय पूरी, कि एक दौर वो भी आया कि इस कोरोना ने जीवन के साथ साथ मृत्यु के भी रिवाज बदल दिए। चोरी की थी हम लोगों ने बोध गया, निगम बोध घाट पे, बोध गया नहीं, निगम बोध, दिल्ली का सबसे बड़ा जो शमशान है, वहां पर जिस हमने सब देखा अपनी आंख से, हम आपको नहीं दिखा सकते थे, टीवी पर नहीं बता सकते थे किस तरह से बोला जाता है ना जिंदगी में 4 कंधे, तो 4 कंधे भी ठीक से नहीं मिल पा रहे थे लोगों को। और कई बार ऐसा भी हुआ कि क्योंकि एक ब्लैक पॉलिथीन में शव लिपटा होता था, तो कई बार किसी भी परिजन को जो शव मिलता था वो उसके परिजन का होता ही नहीं था। कई बार तो मैंने उसमें एक बार नज्म भी लिखी थी कि जिसका भावार्थ यही था कि तुम मुझे ठीक से देख नहीं पाए, शायद मैं तीसरी लाइन की चौथी पॉलिथीन में था। कई लोगों ने, ये सब हमारे सामने आ रहा था एक पत्रकार के तौर पे, कई बार कई लोगों ने अपने अपने परिजनों के शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उनका लावारिसों की तरह अंतिम संस्कार भी होते देखा। लेकिन एक उम्मीद थी कि एक दिन बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, और उस जल्दी के इंतजार में हम लोगों ने और मेहनत की। हम लोगों के जब
हम लोगों में से ये स्वेच्छा से बताया गया कि आप में से कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे, जैसे एडिटर होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो नहीं कर सकते। तो मैंने भी यही चुना कि जब मेरी टीम में से बहुत से लोग नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं करूंगा, और मैंने भी फिर लगातार ऑफिस जाना जारी रखा। बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि हम टीवी में कैसे लोगों को खबरें रखें। कई बार हमने शुरू भी किया, आलोचनाएं भी उठाई कई शोज की, लेकिन हमने प्रयोग करना जारी रखा। लगातार हमारे ऑफिस में भी एक लड़की थी जो कि ऑफिस की थी, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम में चली गई थी काफी पहले। उसकी डेथ हो गई। हमने उस शो को भी देखा, उसमें भय भी देखा लोगों के मन में। लेकिन बहुत थैंक्स टू अवर मैनेजमेंट कि उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उस दौर में मास्क दिए हम सबको, हर जगह पे सैनिटाइजर की सुविधा, हमेशा जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी थी। मुझे हमेशा ये जो पैंडेमिक सीजन है या जो पैंडेमिक दौर है, पूरा ये जो काल है, ये एक बहुत दुखद वजह से याद रहेगा कि एक मुझसे कॉल फोन पे बात की थी एक सज्जन ने, जिनका नाम चंद्रशेखर था। और उन्होंने मुझे कहा कि भैया बहुत परेशान है इस समय, और जॉब की तलाश है और संकट है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मिलने जुलने का बनने दीजिए, या थोड़ा सा ये होने दीजिए कि हम बात कर सकें आपस में। तो फिर मैं आपको कुछ, हम लोग सोचते हैं कुछ करेंगे। और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि वो कहीं इंटरव्यू देने गए और पैसे ना होने, ठीक से पैसे ना होने की वजह से वो पैदल करीब 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर आए थे। रास्ते में उन्होंने कहीं कुछ छू लिया या खा लिया, कहीं से कुछ उनको वो कोविड-19 से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं जब भी इस समय को याद करना चाहूंगा, इस समय ने मुझसे भी बहुत कुछ छीना। जो जनता से सीधा संवाद हुआ करता था कविताओं के माध्यम से, वो छीन लिया। पत्रकारिता के तौर पर इसने बहुत मजबूत किया। बहुत चुनौतियां दी, जैसे सो सॉरी का जिक्र जो पूजा जी ने किया शुरू में, उसमें हम लोग हमेशा एक लाफ्टर रखा करते थे। हमेशा एक इस सटायर के साथ एक ऐसी हंसी चीज या हंसने की बात छोड़ जाया करते थे, जिससे जो कि उसकी यूएसपी हुआ करती थी। लेकिन इस कोरोना काल में हम उसको कैसे बनाएं, वो भी एक अपने आप में चुनौती थी। तो हमने, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला, कि उसमें हम लोगों ने आपको याद होगा तो हमने विलेन अजीत का करेक्टर उसमें हमने गढ़ा, और उसके साथ की जो मोना डार्लिंग होती थी वो भी हुई। तो हम हमेशा बोलते थे कि मोना, अब इंडिया में हमारा कुछ नहीं होना। तो वो सारी आवाजें देना, इसके साथ फन भी मैंने क्रिएट किया, लेकिन एक उम्मीद जगाए रखी। वो एक ऐसा दौर था तो सॉरी का, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद किया। पसंद तो सारे ही करते, लेकिन उसको ज्यादा किया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि लोग परेशान थे, डरे हुए थे। तो जब मैंने हर सो सॉरी में एक उम्मीद, ये भी पत्रकारिता का मेरा हिस्सा था कि मैंने हर सो सॉरी में वो उम्मीद जगाने की कोशिश की कि चलो यहाँ तक आ गए, अब जल्दी बस जल्दी कुछ अच्छा समय आने वाला है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये सब सोचा नहीं था। मैंने जो भी लिखा उस दौर में, या जो भी शोज बनाए, वो यही सोचकर बनाए कि कहीं से भी कुछ लोगों को भी मैं एक उम्मीद जगा सकूं कि बीत गई तो बात गई, अब थोड़ी, या फिर जो बीत गई वो बीत गई, अब आने वाला समय और आगे याद है। मैं खुद जब 2 बार इसके टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरा, तो मैंने कभी किसी को सूचना नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा खुशियां बांटता रहा। मेरी आदत है कि मैं खुशियां बांटूं। मैंने अपनी तकलीफ को बहुत जो मेरे नजदीक के लोग हैं सिर्फ उनसे चर्चा की, बड़े भैया को बताया, उनका आशीर्वाद मिला, या अपने एक दो दोस्तों को जो मेरे परिवार के लोग हैं उनको बताया। इसके अलावा मैंने उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं, अब देखिए, हम हमेशा कहते रहे, अपने शोज में कहते रहे, अपने अपने आर्टिकल्स में कहते रहे कि मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर एक नई चीज ये समझ में आई कि आप इन सब चीजों को अपना सकते हैं, लेकिन जो आपका पड़ोसी है या जो जिससे आप टकराने वाले हैं, फिर उसने उनका पालन नहीं किया, फिर आपके लिए संकट है। तो हमें वो भी ध्यान रखना होता था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तौर पे,
आप वॉइस ओवर के माइक को छूते हैं, आप एडिटिंग मशीन को छूते हैं, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को छूते हैं जिसको सुबह कोई और साफ करके जा रहा होता है। इसके बाद आप कैंटीन में जाते हैं, आप कैफेटेरिया में जाते हैं, आप लिफ्ट को छूते हैं, आप गार्ड से संपर्क में आते हैं। तो इसके साथ जीना था, अपनी जिम्मेदारी को निभाना था। मुझे उम्मीद है, और अब मैं ये कह सकता हूँ, मैंने बहुत सारे गीत भी लिखे, गम के अंधेरों में खोना नहीं, इस समय वो मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखी, उम्मीदें जगाई। अब मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि और बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जी हाँ, हमने जिन उम्मीदों को सोच जिन उम्मीदों के साथ अपने आप को अब तक बचा के रखा है, या अपने आप को जिस तरीके से संभाल के रखा है, उन उम्मीदों को सही होने का समय अब आने वाला है। मेरा दिल कहता है, और मेरी जो जानकारियां हैं वो भी कहती हैं कि बहुत जल्दी, लेकिन धीरे धीरे हम इस बुराई से पार पा लेंगे जिसने हमें हमारे अपनों से मिलने से वंचित कर दिया, जिसने हमें हमारे अपने लोगों से दूर भी रखा, जिसने हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया, लेकिन इसने हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा भी सिखा दिया। और इसने जो हमें सिखाया वो बात ये थी कि हमने भी कुदरत का बहुत ज्यादा दोहन कर रखा था। इसने हमें ये बताया कि प्रकृति के लिए हम उसके मेहमान हैं, हम उसके मालिक नहीं है। इसीलिए जब हम घरों में थे तब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में चहचहा रही थी, सबसे सुंदर रूप में प्रकृति मुस्कुरा रही थी। हम परेशान थे, हम रो रहे थे, लेकिन कुदरत हमें यही कह रही थी कि हमने ज्यादा उसको परेशान किया। हमने 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 जंगलों तक अपने घरों की सीमाएं पहुंचाई, तो उस दौर में जंगल उठ के हमारे घरों तक आ गया था। आपने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कहीं शेर सड़कों से निकल के घरों तक पहुंच गए, कहीं भालू पहुंच गया, कहीं हिरन हर की पैड़ी पे घूम रहे थे। तो ये समय था जिसने हमें सिखाया, आज भी हमें ये समय सिखा रहा है। तो मेरी सबसे आप सबसे यही प्रार्थना भी रहेगी, अपने अनुभवों के साथ इन अनुभवों को लेकर मैं कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, शायद एक किताब के तौर पर। अ, तो हम धीरे धीरे फिर अपने उस पर लौटते हैं वापस। पूजा जी आ गई हैं, अब वो सवाल जवाब करेंगी। अक्सर इस भूमिका में मैं होता हूँ, लेकिन इस समय वो है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने जो भी आपके अनुभव थे उनको इतने सुंदर तरीके से रखा है लोगों के बीच की जो भी आपको आज यहाँ देख रहा होगा इस वक्त, उसे ऐसा लगा होगा जैसे कि एक फिल्म चल रही है उसके आंखों के सामने, और वो पूरा समय काल जो आपने देखा है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, वो सब उसके आंखों के सामने से होकर निकला इन मिनटों में जब आपने ये बातें कही। अब मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कुछ यहाँ पे संदेश भी हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे संदेश, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे संदेश भी हैं। लेकिन शुरुआत मैं जिस प्रश्न से आपसे करना चाहती हूँ वो यह है कि जीवन में अभी तक आपका सफर कैसा रहा है? आपको क्या वो तमाम चीजें आसानी से मिलती गई जो आप चाहते थे, या बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी? और आज जिस जगह पे जिस मुकाम पे हैं आपको कैसा महसूस होता है? जी, बहुत बहुत ही बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल मतलब मैं हमेशा इमेजिनेशन करने वालों में से हूँ। मैं कल्पनाओं में जीता हूँ, उसी तरह के गीत लिखता हूँ, कहानियां भी वैसे लिखता हूँ। तो मैं उस दौर को लेके आता हूँ थोड़ा सा, और आपको बताता हूँ। आज करीब मुझे याद आ रहा है कि अब जो अगला फरवरी आएगा, तो मुझे करीब करीब 20 साल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यानी 2 दशक। बहुत थैंक यू, बहुत आभार। बधाई। लेकिन ठीक इसी खुशी के साथ मुझे वो दिन याद आता है जब मैं दिल्ली ही पहली बार आया था। और मैं दिल्ली पहली बार आया था और इसी नौकरी की तलाश में आया था, इसी तरह के काम के लिए आया था। मुझे कोई तजुर्बा नहीं था दिल्ली का। मैंने किताबों में ही पढ़ा था कि लाल किला लाल होता है, किताबों में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी थी, किसी किसी किताब में कलर तस्वीरें देखी थी। हाँ, लेकिन बड़े भैया अगर मुझे सुन रहे हैं, अम्बेडकर भैया, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा था। उनका विश्वास मुझसे हमेशा से ज्यादा रहा। तो उन्होंने मुझे विश्वास देकर भेजा था कि जाओ कुछ करके आओ।
मैं दिल्ली पहली बार आया था, इससे पहले मैं दिल्ली आया नहीं था कभी। और मुझे आज भी अगर मैं बताऊं तो दिल्ली की सारी जो रेड लाइट है वो आज भी एक सी लगती है, इसीलिए मैं गाड़ी बहुत झिझक के चलाता था यहाँ पे। वो दौर ऐसा था, वो समय ऐसा था कि उस समय इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहिए चैनल हुआ ही नहीं करते थे। अगर आप याद कीजिए 2001 के आसपास का समय, तो इतने सारे चैनल नहीं थे। और मैं एक बेसबरा सा, एक बेसऊर सा व्यक्ति जो बस मुंह उठा के एक एक, एक पढ़ाई का सर्टिफिकेट लेके और दिल्ली चला आया था इस कॉर्पोरेट कल्चर में अपनी जगह बनाने के लिए। हाँ, एक ईमानदारी थी मेरे साथ जो मेरे अ, परिवार से मिली, बड़े भैया से मिली, मेरे पापा से मिली, मेरे अपनों से मिली। उसको लेकर के ये तय कर लिया था कि मैं जिंदगी में कभी पीछे वापस, मतलब चाहे जो होगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। बस ये एक मेरा मेरा संकल्प था, और इस संकल्प को मैंने ट्रेन में आते समय पहली बार लिखा, और वो मेरी पहली कविता थी। और वो कविता थी, कुछ एक दो जी मैं लाइन आपको सुनाए बताता उसकी हूँ कि आप। वो क्या था। मैंने उसमें लिखा था कि एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूँ, नहीं थकूंगा नहीं रुकूंगा, अपने घर पर कह आया हूँ। इसी ख्वाब के बलबूते पर मैं इतिहास बनाऊंगा, एक जन्म कम पड़ा अगर तो बार बार फिर आऊंगा, चूमूंगा मंजिल एक दिन, हर बहुत रास्ते अच्छा। को समझा आया हूँ, एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूँ। तो ये बस इसको मैंने क्या किया कि अपने जीवन का संविधान माना। बहुत सुंदर। इसको मैंने अपने जीवन का संविधान मान के बहुत मुश्किलें आई, बहुत झिड़कियां आई, बहुत हिकारतें भी देखी, बहुत बहुत लंबा संघर्ष रहा, लेकिन ये मुझे खुद मेरी लिखी हुई लाइनें मुझे ताकत देती रही। और छोटे छोटी जगह बदायूं के पास एक जगह में है बिसौली, वहां से मैं मेरा जन्म हुआ, बरेली में पढ़ा लिखा, बहेड़ी के दोस्तों के साथ रहा। तो वो जो गांव कस्बों की छोटी छोटी खुराफातें होती हैं, और जो पिताजी का भाइयों का डांट के हिंदी लिखवाने का सही तरीका होता है, मेरी जिंदगी में वो बहुत काम आया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मूविंग पिक्चर कंपनी में था, पहली मेरी नौकरी थी, और वहां मैं सुबह सवेरे आज तक का वो दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, उसके लिए जी। काम करता था। मेरी जो पहली पहचान बनी वो मेरी हिंदी की वजह से बनी, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले वहां सब थे, लेकिन करेक्ट हिंदी जो सुपर्स में बने, जो लोगों का नाम लिखा जाए, जो स्क्रिप्ट में हो, जो प्रोनाउंसिएशन में हो, तो वो मेरी पहली पहचान मेरी हिंदी से बनी। मुझे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला उसी दौरान। बहुत सारी फिल्म जिनमें कबीर खान साहब उस दौर में वहां जुड़े हुए थे, उस प्रोडक्शन कंपनी से, जो आज बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बजरंगी भाईजान और काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्में बनाई हैं, वो थे। तो उनके साथ उस वक्त कुछ कुछ काम करने का समय मिला, मौका मिला। बहुत बड़े लोग थे, ओम पुरी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। तो वो हिंदी का मेरा तरीका मेरे काम आया। और जो खुराफातें होती थी यार दोस्तों वाली, मुझे आज भी याद है कि हम छोटे थे तो हम लोग एक बहेड़ी में करते थे, एक जगह छोटी सी पुलिया थी जिसके नीचे से एक नहर छोटी सी बहती थी, तो हम लोग वहां बैठ के दोपहर में टीका टेक दोपहरिया में फिल्मी गानों को उल्टा करके गाया करते थे। जैसे मुझे आज भी याद है कि एक गाना जो मैं आज भी अपने रॉ में होता हूँ तो नहाते समय कभी कभी गुनगुनाता हूँ, जो मुझे उसमें गाना पसंद था कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले करके, बहुत फेमस गाना था। मैं इसको हमेशा उल्टा गाता था, बज भी एक के कीड़ल खूंद रामे लदिना बादले बोले ओले ओले ओ। तो ये इस तरह की बहुत सारी खुराफातें शैतानियां थी। ये मेरे काम तब आई जब एक दिन आज तक में टीवी टुडे नेटवर्क में ये तय हुआ कि हम लोग एक पॉलिटिशियन बनाएंगे। तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप में जब आप बैठते हैं, मैं इज्जत करता हूँ उनकी सबकी, तो आइडिया जो होता है वो बहुत हाई लेवल से शुरू होता है, लेकिन अगर उनके बीच में कोई एक संघर्ष करके वहां तक पहुंचने वाला मेरे जैसा होता है, तो बिल्कुल वहीं से शुरू करता है कि सर क्यों ना इसमें लास्ट में ऐसे आवाज डालें। ये जनता को बहुत अट्रैक्ट करती है। आज भी अगर आप देखें लास्ट में जो बोलते हैं वो दो हमारे कार्टून पीलू, तो वैसे ही बोलते हैं। तो वो सब उस समय हुआ, सचिन उस समय रिटायर हो रहे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले, मतलब उनका नाम लिया जा रहा था कि भाई ये बन सकते हैं, इनको बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी। तो बहुत एक हलचल का दौर था। तो
अब मुझे अचानक से कोई क्यों मौका दे देगा इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कम से कम 7 साल 8 साल पहले की, 13 की बात बता रहा हूँ आपको, तो 7 साल पहले के लगभग। तो मैंने बोला कि खुद को प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सचिन के रिटायर, मुझे याद है सो सॉरी की शुरुआत कैसे हुई। सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट था, तो मैंने प्रपोज किया कि क्यों ना सर सचिन को एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दें हम लोग। तो होता ही है ना कि आपको ऊपर से नीचे तक आदमी देखता है कि अच्छा अच्छा, वो ऐसा संस्थान है कि जो चाहे तो सोनू निगम से गवाए, चाहे तो सुखविंदर से गवाए, लता जी से गवाए। बोले ठीक है करके देख लो। तो मैंने वहां पे एक ट्रिब्यूट के तौर पे सचिन के लिए सॉन्ग लिखा। पैरोडी थी बेसिकली वो। चलते चलते मेरा ये खेल याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो वहां से फिर वो चला, सबको मेरी आवाज कुछ शायद पसंद आई। तो पहला पॉलीट्यून में फिर मैंने अपना अपना स्वार्थ था मेरा, मैंने जिस तरह करते हैं तो पॉलीट्यून को भी कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं। तो पहला दूसरा पॉलीट्यून था मेरे उसमें जानकारी में। तो वो था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया, तो बनारस वालों मुझे पहचानो। तो इस तरह से वो पूरे देश में एक दिन के अंदर वो मिलियंस में चला गया। और वहां से फिर वो एक सफारी की सफल यात्रा शुरू होती गई, मेरा काम शुरू होता चला गया। बस चल रहा है सफर, अभी भी सीख रहे हैं लोगों से, चल रहा है धीरे धीरे, 2 दशक हो गए जी। जी, तो मैं यहाँ जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप छोटे शहर से हैं और बड़े सपने आप देखते हैं, तो इस बात से हताश होने की जरूरत नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं और आपके पास संसाधन सीमित हैं, क्योंकि हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं आज, पंकज जी, वो इस बात की मिसाल है कि छोटे शहर से अपने बलबूते और जो भी लोग उनकी इस यात्रा में यहाँ तक उनके सहयोगी रहे हैं, उन सबकी शुभकामनाओं के बदौलत आज उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे बधाई सच में बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे एक एक दिन संघर्ष का याद रहता है। और मुझे तब बहुत अच्छा लगा जब हर बार प्रधानमंत्री जी ने मेरे स्वच्छता अभियान वाले सो सॉरीज को खुद रिट्वीट किया। जब व्हाइट जी, हाउस से जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया। और कपूर खानदान में मुझे खूब याद है, जब मैंने याहू पे बनाया तो ऋषि कपूर साहब जब बाहयात जिंदा थे उन्होंने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अलग किया। मेरे सामने जब कभी मैं मुझे अभी भी याद है, एक बार हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा कि लोग अपने बच्चों को वो सुना रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ मैंने जीवन में कुछ अलग किया। जी जी जी। जी, जी। अब बात थोड़ी हम मीडिया की करते हैं। कुछ जी प्रश्न जरूर। मैं रखती हूँ आपके सामने। आज के समय में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम बात करते हैं तो राजनीति को लेकर के हो, समाज को लेकर के हो, या अन्य क्षेत्रों को लेकर के हो, क्योंकि सूचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है मीडिया। आज के बिल्कुल समय बिल्कुल। में आपके अनुसार मीडिया कितना सशक्त माध्यम है जन सेवा का, अगर हम कहें तो? यहाँ पे मैं एक अंतर है उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हालांकि मैं जो अंतर आपको बोलूंगा उसके बाद और सवाल उसमें से निकल सकते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि मीडिया के बारे में अक्सर ये एक धारणा बनती है कि वो जन सेवा का माध्यम है। लेकिन जो होना चाहिए और जो है भी किसी हद तक, कहीं न कहीं कमियों को अगर हम छोड़ दें तो वो जन सेवा का नहीं बल्कि जन संपर्क का है, जन सूचना का है माध्यम। आमतौर पर भावनात्मक रूप से जब लोग मीडिया को बहुत प्यार देते हैं या बहुत गाली देते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव होता है कि जन सेवा का माध्यम है। जी, जन सेवा का नहीं है, वो दरअसल जन संपर्क का माध्यम होता है। उसमें जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं वो सच्चे पत्रकार होते हैं। जो थोड़ा झोल झोल करते हैं वो दूसरी तरह के होते हैं। हर तरह के लोग हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग भी हैं। जी। जी। अ, कोरोना काल में अगर मैं पूछूं संक्षेप में, क्योंकि आपने तमाम बातें कही हैं, अभी कोरोना काल को लेकर ही कही है। कोरोना काल जी। अभी चल ही रहा है, लेकिन अभी तक के जो आपके इसमें एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार आपको क्या लगता है मीडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, मीडिया पर इसका प्रभाव पड़ा। इसका
इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ा, जो कि मैंने खुद देखा अपने आँख से और महसूस भी किया। अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि जब आप घर पे थे, जब आपके पास माध्यम बहुत सीमित थे, कई जगह तो इंटरनेट की भी समस्या थी, लेकिन टीवी ने आपको हमेशा जागरूक बनाए रखा। टीवी जी ने आपको बार-बार किसी भी माध्यम से टीवी ने आपको ये बताए रखा कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है। हमने अपनी रिपोर्ट से ये बताए रखा कि दुनिया कितनी बदल रही है, तो रीथिंक, दोबारा से सोचिए। तो मुझे लगता है कि मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक प्रयोग का दौर रहा। इस प्रयोग के दौर में मीडिया ने भी अपनी क्षमताओं का आकलन करके देखा कि सीमित साधनों में वो कैसे काम कर सकते हैं। मुझे बहुत गर्व से मैं कहना चाहूंगा मीडिया के उन लोगों से जो अखबारों से जुड़े हैं, जो पत्रिकाओं से जुड़े हैं। मैं इसलिए उन पर गर्व करना चाहूंगा कि टीवी में तो जरूर एक बार को हमारे पास ये था कि हम स्टूडियो में आ गए, अलग बैठ गए, हमने अलग काम किया। हमारे यहाँ टीवी पे हमने ऑनलाइन, जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं, टीवी पर हमने ऑनलाइन खूब सारे सेमिनार्स आयोजित कर दिए, हमने टीवी पे सारे गेस्ट बिठा दिए। लेकिन उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा संकट था अपने अपने आप को रेस में बनाए रखने का, जिससे वो लोग बहुत बुरी तरह जूझे, उनको बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन टीवी की दुनिया में भी अगर देखा जाए तो टीवी ने भी बहुत सीमित साधनों में बहुत अच्छी तरीके से खुद को सर्वाइव के साथ एक गौरवपूर्ण तरीके से चलना सीखा। जी। जी जी एक चीज और यहाँ जोड़ना चाहूंगा। जी बहुत गर्व होता है मुझे उन लोगों के साथ काम करते हुए, जो लोग जो रोज देख रहे थे कि अभी इस जगह पे 75 लोग मर चुके हैं कोरोना से, या जिनको पता था कि ये कम से कम 5,000 लोगों की भीड़ है, लेकिन वो मेरे अपने लोग जो मेरे आदर्श भी हैं, जो मेरे साथी भी हैं, जो मेरे छोटे भी हैं, उन सब में से मैंने कई को देखा कि उनके बीच में वो माइक लेके खड़े होते थे और बताते थे कि तुम्हारी ट्रेन अभी इतनी दूर है, तुम्हें अभी वहां तक जाना है, अभी थोड़ा सब्र रखो। अगर अब गलतियां थी तो उन्होंने सरकारों को, मैंने लिखा, मैंने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बनाई, हमने सरकारों को बताया कि आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये देखिए, ऐसे देखिए कि एक माँ एक बच्चे को लेकर जन्म देती है सड़क के किनारे। वो सारा दौर था। तो अच्छा बुरा सब कुछ एक मिक्स था। जी। जी और एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है कि आपने बताया कि आप खुद जो है कोरोना की चपेट में आते आते बचे हैं, आपको टेस्ट भी करवाने पड़े, तमाम जी मुश्किलें, वो क्योंकि वो जो डर और भय का जो दौर होता है वो जिसने उसको झेला है वही उसकी व्याख्या कर सकता है, बाकी लोग तो जो है वो अंदाज से उसकी बातें करते हैं। आपको बिल्कुल। ऐसी क्या चीजें थी कि उस डर और भय के माहौल में भी, क्योंकि हम देख रहे थे कि आप जिन भी कार्यक्रमों के प्रोड्यूसर आप हैं, या सो सॉरी की बात कहें या बाकी जो कार्यक्रम में आप एज ए प्रोड्यूसर वहां जुड़े हुए हैं, वो लगातार जो है वो टीवी पे आ रहे थे। तो इसका मतलब यह जी है कि आप उस भय में भी आप कार्य कर रहे थे। जी आपने बिल्कुल। आपने छुट्टी नहीं ली थी और आप नहीं, सब चीज को छोड़ छाड़ के नहीं बैठे थे। तो ऐसी नहीं क्या चीजें थी जिन्होंने आपको प्रेरित करके रखा हुआ था कि हाँ ऐसी मुश्किल है, और कल तक मैं जिस चीज की रिपोर्टिंग कर रहा था अभी लगता है, या जिस चीज को मैं सो सॉरी के माध्यम से दिखा रहा था, या मैं जिनकी ग्राफिक्स और स्क्रिप्ट्स तैयार कर रहा था, वो चीज के जाल में अब मैं खुद को फंसता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो ऐसी क्या चीजें थी जिन जिन चीजों ने आपको प्रेरित किया? पहला तो वही था, हमेशा एक चीज, आप लोगों ने अगर लावारिस फिल्म देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जैसे नाम नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन मुझे सुन रहा है। मैं एक बार भूपेंद्र राघव जी का नाम आया, सविता जी का नाम आया, अर्चना अर्थी जी का नाम आ गया है। मैं आप सबका ये मोनू मैं रजक मैं आपका नाम आया। मैं अंत में सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, आपके लिए रखूंगी, वो हम अंत में करेंगे। और कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं यहाँ से उठा के आपके सामने रखूंगी। जरूर जरूर। तो मैं पहले तो उन जी सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे याद जी रहा, लावारिस फिल्म मैं बता रहा था, लावारिस फिल्म में एक सीन है, जब अमिताभ बच्चन आते हैं तो उनको वो गांव से आते हैं और उनको बोला जाता है कि अब आप शहर की तहजीब में रहें, शहर शहर की चीजें सीखें। तो उनको जब सूट पैंट पहनाया जाता है तो वो अपने पुराने कपड़े उठा के अलमारी के अंदर रख देते हैं।
तो वो बोलता है उसमें रंजीत की वो फेंके से कचरे को, तो वो हमेशा वो बोलते हैं कि ना, जिस दिन मैं इसको उतारूंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरी असली चीज वो है। मैंने अपने संघर्ष को, मैंने अपने 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 संघर्ष के साथ मैंने अपनी उन उन झिड़कियों को, उन अन्यायों को याद रखा, जो मैंने अपने संघर्ष के दौरान मैंने जिनको देखा था। और मुझे हमेशा लगता था कि जब बहुत दिल उदास हुआ, जब कभी बहुत मन मायूस हुआ, तो मैंने फिर वो सोचा कि अगर मैं आज यहाँ से लौट जाऊंगा तो मैं उन लोगों को जवाब कभी नहीं दे पाऊंगा जिन्हें मैं एक बार जवाब देना चाहता था, वो भी विनम्रता के साथ। जब ये कोरोना वाला समय था और जब मैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम हमारे सामने बैठे बच्चे को की फैमिली पॉजिटिव निकली, तो कहा गया कि पंकज शर्मा सहित वहां 25 लोग जो बैठते हैं आसपास पूरे 2-3 फ्लोर पे सबका टेस्ट होगा। हम सबका टेस्ट हो रहा था। हम 22 लोग थे जिनकी रिपोर्ट आ चुकी थी कि हम सब निगेटिव हैं। 3 लोगों की रिपोर्ट रह गई थी और मैं HR से बात कर रहा था। इतने में मेरे पीछे बैठा लड़के ने मुझे चाय का प्याला पकड़ा दिया। उसने कहा, सर अब तो सब ठीक है। और मैंने वो चाय पी ली। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन 25 में वही लड़का एक अकेला था जो पॉजिटिव निकला। तो मैं तो फिर, मेरे साथ तो वही हुआ कि 99 पे जैसे सांप काट लेता है सांप सीढ़ी में, मैं फिर से वापस। और मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि क्योंकि वो समय था जब हमारे यहाँ एक लड़की की डेथ हो चुकी थी। जिस व्यक्ति ने मुझसे जॉब की बात की थी वो लड़का इस दुनिया से जा चुका था। सबकी सेहत बहुत अच्छी थी, कोई इम्यूनिटी से लेना देना नहीं था। और मेरी बहुत सारी कहानियां आदि रह गई हैं, मेरी बहुत सारी कविताएं आदि रह गई हैं। मैं नहीं जाना चाहता था दुनिया से इस तरह से एक काली पॉलिथीन में लिपट के, जहां पर सारी पहचान और चिन्ह मिट जाते हैं। तो वो मुझे कहता रहता था, नहीं हिम्मत करो, हिम्मत करो। मैंने कहा पिया, मैंने अपने अपने आप को अपनी फैमिली से थोड़ा सा बिल्कुल अलग करके अपने बर्तन, अपने कपड़े, सब कुछ खुद कर किया। मैंने अपने ऑफिस जाना लेकिन नहीं छोड़ा। मैंने हाथ जोड़ के विनती करके, मैंने पूरे शरीर को ढक लिया PPE किट से। मैंने पूरे हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने, हेड गियर पहना, लेकिन मैंने कहा मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। और मैंने अपनी टीम से दूरी पूरी बना ली जब तक कि मेरी दूसरी रिपोर्ट नहीं आई। क्योंकि ये काम नहीं है मेरे लिए, वो मेरी नौकरी नहीं है, मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। तो मुझे हमेशा प्रेरणा दे। और जब मैं बहुत उदास होता हूँ तो बड़े भैया है, मक्कर भैया है, उनसे एक मैं वो उनका फोन या उनका मैसेज मेरे पास हमेशा पहले आ जाता है और मुझे हिम्मत देते हैं। वही मुझे पेंटिंग सिखाते थे बचपन में, वही मुझे गोद में उठा के ले जाते थे, वही मुझे गाना सिखाते थे, वही मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाते थे। तो बस ये चीजें रही जिंदगी में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो फॉलो कर रहे थे। हम भी बाकी लोगों की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन हाँ एक कसम थी खुद से, संकल्प था जिसे पूरा किए बिना मतलब जाना नहीं चाह रहा था मैं। मैंने कहा मैं अड़ जाऊंगा लेकिन नहीं, मैं ठीक होके दोबारा काम करूंगा। जी जी, और यही जो जिद थी आपकी, उसने आपको ना केवल सुरक्षित रखा, बल्कि आप निरंतर कार्यरत रहे। और आपके जो सो सॉरी के जो एपिसोड्स थे और जो तमाम जो आपने जो स्क्रिप्ट तैयार किए और बाकी जो कार्य किए, उसने न जाने कितने लोगों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी प्रेरित किया इस जंग को जीतने के लिए, जी इससे हार ना मानने के लिए। अभी मैं देख रही हूँ सारिका पंकज जी आपसे एक प्रश्न पूछ रही हैं कि पैंडेमिक में बिहार इलेक्शन होना चाहिए या इसे टाला जाना चाहिए। एक लीडिंग जर्नलिस्ट की क्या ओपिनियन है, प्लीज सर। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भी काम अभी तक रुका नहीं है। और आप अगर देखें तो बहुत सावधानियों के साथ और बहुत छोटे छोटे कोष्ठक में अगर आप देखें तो जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पे लौटने लगी है। आपका सवाल है कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार एक घनत्व वाला प्रदेश है और इस समय बिहार एक ट्रांजिशन पीरियड से इस समय गुजर रहा है, खासतौर पे क्योंकि वहां पर टेस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। मैंने एक स्टोरी की थी, उसमें मैंने खुद देखा था कि एक व्यक्ति NMCH में आया हुआ है और वो अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके खुद चल रहा है,
खुद ही अस्पताल के अंदर जा रहा है, जब रो रहा है तब। तो मेरा ये मानना है कि अभी चुनाव जो है, जब तक कि जब तक या तो वैक्सीन आ जाए, टीकाकरण शुरू हो जाए, अगर उसमें समय है तो बिहार के प्रशासन को इस समय खास तौर पे ये तय करना चाहिए कि हर बूथ की एक तैयारी होनी चाहिए कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा। अगर कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि मशीन पे आप बार बार उंगली लगाएंगे, तो मतलब उसका एक प्रोसेस को चुनाव आयोग को समझते हुए अगर वो कर सकते हैं तो चुनाव होना चाहिए। अभी नहीं हो, इस साल के अंत तक हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं रुकनी चाहिए। लोगों की मैं एक सवाल और यहाँ पर एक छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मैंने खुद देखा है कि सरकारों को हम बहुत सोच सकते हैं, सरकारें बहुत हमारे निशाने पे होती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है जिसमें हम चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। वरना जब पता है कि एक मास्क और 2 गज की दूरी जीवन को बचा सकती है, तो हम उसका पालन नहीं करते। हम भी अपने आप से एक सवाल करें। और मेरा मानना है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। थोड़ा समय जरूर अभी और लगना चाहिए। समय इसलिए नहीं लगना चाहिए कि नेताओं को रैलियों का वक्त मिले, समय इसलिए लगना चाहिए कि प्रशासन और चुनाव आयोग मिलकर ये तय कर सकें कि 2 गज की दूरी और मास्क वाला, या जो 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 बिना छुए या कैसे करके वो करा सकते हैं चुनाव, उसकी कितनी तैयारी कर सकते हैं। जी, चुनाव होना चाहिए। जी, 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 जी। और मुझे लगता है कि तमाम लोग जो आपको यहाँ देख रहे हैं, वो भी इसी बात से सहमत होंगे कि प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ा विलंब हो और सारी सावधानियां अपनाई जाएं ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो उससे। एक और प्रश्न यहाँ रवि सिंह जी पूछ रहे हैं आपसे, जर्नलिज्म से ही संबंधित है कि कंडीशन ऑन रोल जर्नलिस्ट आर सम हाउ गुड एज दे आर गेटिंग देयर मंथली सैलरी। However, is there any plan for journalist association to look over the stringers or stringers? तो मैं उसका सवाल एक्चुअली पूरा ठीक से समझ नहीं पाया, आवाज आपको डिस्टर्ब हो रही है। आप मुझे जी, छोटे में समझा दीजिए। जी, ये कह रहे हैं कि जो ऑन रोल हैं, जो लोग परमानेंट हैं एक तरीके से मीडिया हाउसेस में या अखबारों में, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रिंगर के तौर पे काम कर रहे हैं, वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मीडिया या जर्नलिस्ट एसोसिएशन कुछ सोच रही है क्या कि उनकी सहायता किस प्रकार की जाए? जी, रवि जी, आपने जो बात कही है वो मेरे दिल के पत्रकारिता के पूरे, अगर मैं 360 डिग्री खुद को घुमा डालूं, तो वो उसकी सबसे करीबी बात है। तो मेरी सबसे दुखती हुई रग मैं कह सकता हूँ है। रवि जी, आपने जो बोला बात ठीक है कि हम लोगों को तो सैलरी मिलती है, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि जो सिंगर्स हैं वो अपनी जान पे खेलते हैं। वो लोकल जो शासन प्रशासन होता है उसकी दोस्ती और दुश्मनी को भी झेलते हैं। और जब कोरोना जैसा समय चल रहा है इस वक्त, तो सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो वो उन्हीं के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि वो बीमार भी हो रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने एक एसोसिएशन की बात की या आपने किसी संगठन के बारे में बात की, तो मैं बहुत खुल के कहना चाहूंगा, और मैं इसमें बिना लाग लपेट कहना चाहूंगा कि मुझे लगता नहीं कि इस देश के अंदर कोई भी संस्था ऐसी है जो प्रिंट के पत्रकारों के लिए, या जो जो छोटे जो सिंगर्स काम करते हैं उनके लिए, या जो एक किसी जो 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 चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, जिनकी पहचाने नहीं है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत पर भी कोई आंसू बहाने के लिए तैयार होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को मरते देखा जो बहुत मेहनती थे, बहुत काम करते थे, लेकिन उनके लिए कोई मोमबत्ती कभी नहीं जलती देखी। उनके लिए मैंने जीवन में कभी किसी का कोई प्लान नहीं देखा। मैंने ऐसी किसी एसोसिएशन को आज तक उन लोगों के लिए उंगली उठाते नहीं देखा जो फील्ड में लड़ते हुए कभी पेट्रोल छिड़क के मार दिए जाते हैं, कभी बीमारी से मर जाते हैं, कभी कोई उन पर ट्रक चढ़ा देता है। मैं दुखी हूँ रवि जी इस बात से कि अगर कुछ करना है तो हमें करना है। मैं तैयार हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग तैयार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एसोसिएशन या एक संगठन, मैं कहना चाहूंगा कि जो 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 बड़े बड़े प्रेस क्लब भी हैं, अगर देखिए, मुझे कोई डर नहीं किसी से। जो बड़े बड़े प्रेस क्लब भी हैं या बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं, मैंने देखा है कि वहां पर सिर्फ रात रंग हो सकता है। वहां पर बड़े लोग बैठ के कहे लगा सकते हैं, सिगार पी के, हाथ में बियर का ग्लास लेके। लेकिन जब चंद्रशेखर जैसा लड़का मरता है, वो पत्रकार था, वो 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के आता था और जाता था,
और 15 किलोमीटर दूर चलने में उसकी मौत हुई थी। लेकिन माफ कीजिए कि इन लोगों के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई संस्था है, अगर है तो वो सामने उस रूप में नहीं आती कि हर कोई उसकी सहायता कर सके, हर कोई उसका लाभ उठा सके। तो रवि जी, हम उम्मीद वाले लोग हैं और मैं जरूर एक बहुत अच्छी तनख्वाह पाता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा केबिन है, मेरा बहुत अच्छा ऑफिस है। लेकिन यकीन मानिए कि जब कभी भी आप या आपका कोई माइक उठाकर कमर से ऊपर पानी में जाता है या 50 डिग्री सेल्सियस में सड़क पे उतरता है, तो मैं आपके साथ होता हूँ। जी, तो तमाम लोग जो देख रहे हैं और जो मीडिया और बाकी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ जो वीडियोस होते हैं शो के, वो जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं उससे ज्यादा लोग उसको ऑफलाइन देखते हैं बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन एसोसिएशन, जो प्रेस क्लब है या मीडिया एसोसिएशन से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति या उनसे उनके संपर्क में रहने वाला जो भी व्यक्ति इसे देख रहा है, उसे इस पहलू पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जिनके पास संसाधन है उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो आज सही तौर पे अगर देखें हम, तो कोरोना काल में कोरोना की मार झेल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, किसी भी रूप की हम बात करें, उनके लिए न्याय होना आवश्यक है, उनकी सहायता की जानी चाहिए। तो मेरा अनुरोध होगा लोगों से कि इसके विषय में अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, जरूर करें। मेरा ये मानना है कि जिस राज्य में जी, जैसे बहुत से लोगों की मृत्यु हुई अब इस कोरोना काल में, ईश्वर का मतलब मैं क्या बोलूं कि इससे बढ़ के दुखद क्या हो सकता है कि कम उम्र के बच्चों की हो गई, कम उम्र के सिर्फ पत्रकारों की नहीं, हर पुलिस के लोगों की हुई, डॉक्टर्स की हुई, इवन सीनियर जर्नलिस्ट की भी हुई, तमाम लोगों की डेथ हुई इसमें। लेकिन जैसे जैसे मैं उस दौर से गुजरा हूँ, मैं जब भी देखता हूँ अपने अंदर कि किसी की मृत्यु के दौरान कुछ उनके परिजन या उनके दोस्त यार एक बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करते हैं कि इनकी फैमिली के लिए जो कर सकते कीजिए। मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जरूर वो काफी नहीं है। क्यों नहीं हर राज्य में, क्यों है संस्थाएं हैं, लेकिन क्यों नहीं हर राज्य में जैसे कोई चंद्रशेखर अगर मरता है तो क्यों नहीं उसके परिवार से उस संस्था के लोग संपर्क करके उनके लिए एक सवाल खड़ा क्यों नहीं करते कि उनके परिवार का क्या हुआ। क्योंकि पत्रकारिता उन्होंने चुना था, पत्रकारिता वो कर रहे थे, वो भी एक वॉरियर की तरह लड़ते हैं एक पत्रकार भी। तो जी। मेरा मानना है कि उनको सुदृढ़ होने की जरूरत है और उनको थोड़ा मानवीयता से सोचने की जरूरत है, संवेदनशीलता की। यहाँ पे मोनू रजक जी का प्रश्न है, उसे भी मैं छोटा करके आपसे पूछती हूँ। ये कह रहे हैं कि न्यूज या इंफॉर्मेशन डिलीवरी बेसिस पे काम ना करके मीडिया आजकल टीआरपी के लिए ज्यादा काम करती है। और कई दफे इससे होता है कि लोग जो है जब न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो टीवी पे मसाला टाइप जो खबरें होती हैं, खबरें जो होती हैं, वो ज्यादा उन्हें सुनने को मिलती हैं। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? जी मोनू जी, आपका सवाल के अंदर ही आपका एक जवाब है और इसके अंदर उस सवाल का जवाब भी है जो थोड़ी देर पहले पूजा जी ने पूछा था कि आपने क्या बोला था, जन सेवा का माध्यम। जी, तो मोनू जी, बात इतनी सी है कि कोई भी मीडिया हाउस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, कोई भी हो, सबको एक एक धन की जरूरत पड़ती है अपने उसको चलाने के लिए, अपने संगठन को, अपनी संस्था को चलाने के लिए, संगठन नहीं संस्था को चलाने के लिए। हम और आप देखिए, बहुत साफ गोई से आपने मुझे अब तक सुना होगा, तो मैं हर चीज बगैर किसी पूर्वाग्रह को लिए हुए या बिना किसी की परवाह को किए हुए मैं बिंदास बोलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, टीवी जो है, चैनल वाला टीवी, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिस पर आपने सवाल किया, वो अपने आप में एक मैगजीन की तरह होता है। मैगजीन में आप अगर कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो मैं फिल्मों का शौकीन हूं तो मैं फिल्म का पन्ना पढ़ता हूं। मैं अगर
पॉलिटिक्स का, मुझे राजनीति का शौक है, तो मैं राजनीति का पन्ना पहले, सबसे पहले क्या खोलता हूँ, वो खोलता हूँ। और अगर मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ तो मैं साहित्य का पन्ना खोलता हूँ। और अगर मैं साहित्य का हूँ तो साहित्य का पन्ना पहले खोलता हूँ, और मुझे सिनेमा का पन्ना खुल जाए तो मैं क्या बोलता हूँ सबसे पहले, अरे हटा यार, बकवास ही छापते रहते हैं ये लोग, ये नहीं कि 4 किताबों के बारे में इसमें और लिखा होता। तो एक तो टीवी के जो दौर है वो अब गुलदस्तों का दौर है, आपको मैं साफ समझाऊं। आप इस पर दोपहर को देख सकते हैं तो सास बहू बेटियां भी आता है, अ, सास बहू नंद भौजाई जीजा साला देवर ननद, ये सब चलता है। आप अगर दोपहर को देखेंगे शाम की तरफ चाय के साथ एक, तो आपको बहुत सारी बहसें, गर्म गर्म मुद्दे, ये वो, ये सब दिखेगा। शाम को हर कोई अपना प्राइम टाइम में एक एक बुलेटिन लेकर होता है। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूसरे तौर पे देता हूँ। हम, आप, मैं पत्रकार में प्रत्यक्ष रूप, पत्रकार प्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी, आप मेरी बात को ईमानदारी से मानेंगे भी, किसी न किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। हम सब, अगर कोई कहता है कि वो न्यूट्रल है तो वो झूठ बोलता है। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मैं नरेंद्र, मान लीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति का प्रशंसक हूं अंदर से, तो मैं जब उसकी तारीफ वाला शो आता है, मान लीजिए कि आप हैं मोनू जी, आप मोदी जी को पसंद करते हैं मान लीजिए, तो आपको यकीनन रोहित सरदाना साहब का शो बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आप उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं तो आप जरूर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के शो की तरफ चले जाएंगे, या आप एनडीटीवी की तरफ चले जाएंगे। तो हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने खानों में बटे हुए हैं। टीवी भी उससे अछूता नहीं है। टीवी ने खुद को एक गुलदस्ता बनाया है। लीजिए साहब, आपके समय का फूल इसके बजे खिलेगा, आप इस समय आइए, अपने फूल की खुशबू लीजिए, बाकी समय आप दूसरे फूलों के घर आइए, आप बताइए कि ये बेकार है, कूड़ा है। तो मोनू जी बस इतना सा कहना चाह रहा था कि हम अपने विचारधाराओं में, अपने खानों में बटे हुए लोग हैं, टीवी उससे अलग नहीं है। हाँ, आपकी बात से मैं एक बात से मैं जरूर आज आपके साथ कहना चाहूंगा कि कई बार टीवी का रोल बहुत विस्तृत होना चाहिए। बहुत जरूरी होता है कि समाज की उन खबरों को हम फ्रंट पे लाके रखें जिन्हें हम 100 खबरों के बीच कहीं सेकंड्स में खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर मैं एकेडमिक सेशन पर एक शो बनाता हूँ तो उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब मैं वही शो जी बनाता हूँ कि सिनेमा में बल्ले बल्ले, तो उसको हजारों लोग देखते हैं। जब मैं एक शो बनाता हूँ कि क्यों नहीं इस देश के अंदर किसानों की समस्याओं का हल होता है, तो उसको कोई नहीं देखता। इस देश में 139 करोड़ लोग हैं, टीआरपी बहुत कम लोगों की बनकर तय होती है। लेकिन जब हम वही उसी पर हम एक शो बनाते हैं नेताओं की बहसबाजी पर, वो करोड़ों लोग देख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वो नफरत से देखते हैं अपने अपने स्टेशन को या प्यार से, लेकिन हाँ, टीआरपी को चूल्हा तो जलता है, कोई गलत बात नहीं। जी। अब थोड़ी बात हम आपके कवि रूप की कर लेते हैं या लेखक रूप की कर लेते हैं। हालांकि समय जो है वो अब काफी हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज समय 1 घंटे का पूरा हो जाए, उसके बाद भी जो बातें हैं उसे करके ही हम जो है कार्यक्रम का समापन करें। क्योंकि जी जब शो इस तरीके से चलता है तो पता नहीं, मुझे खुद गर्ज हो जाने का उस दिन मन करता है, और ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं वो चलती रहे। जी। जी आप पत्रकार भी हैं, उसके साथ साथ आप लेखक भी हैं, परिवार की जिम्मेवारियां भी आप संभालते हैं, कवि भी हैं, आप जी मंचों पर जाते हैं कविता पढ़ने के लिए। तो ये इतने जो काम है आपके, और कहा जाता है कि मीडिया में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो डेडलाइन वाले लोग होते हैं। वो डेडलाइन पे काम करते हैं, और डेडलाइन बीतने के बाद फिर उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि डेडलाइन बीत गया तो उसके बाद उसका कोई क्योर भी नहीं है। आपके लिए मजबूरी है डेडलाइन पे काम करना। 1 मिनट भी इधर से उधर हुआ तो जी, सटीक और बिल्कुल डेडलाइन पे। जी। जी तो आप इतने जो आपके रूप हैं, एक पत्रकार के तौर पे, एक परिवार में अगर बात करें तो परिवार में बेटे की भूमिका में, पति के भूमिका में, पिता के भूमिका में, भाई की भूमिका में,
और तमाम जो भूमिकाएं हैं उसके अलावे अगर हम बात करते हैं तो आप मंचों पर कविता पढ़ने भी जाते हैं, तो कैसे सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं सब चीजों में? बहुत मुश्किल नहीं है इसका उत्तर। एक चीज आपका जुनून होती है, एक चीज आपका शौक होती है। जुनून जब पीड़ा देता है कभी किसी परिस्थिति की वजह से, जी तब आपका शौक आपको पीड़ा देता है। जब मेरा दिल घबरा जाता है कभी कभी इस पत्रकारिता के समय से, या इसके रिवाजों को निभाते निभाते दिल उकताने लगता है, तब मुझे मेरा साहित्य का रूप ताकत देता है। और जब मैं साहित्य की कुरीतियों से कभी कभी खिन्न होने लगता हूँ, तब मेरा पत्रकार वाला मेरा रूप मुझे ताकत देता है। सामंजस्य बिठाने की बात ऐसे है कि मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी मंच पर जाने के लिए अपने ऑफिस काल की छुट्टी नहीं की। एक छुट्टी की है अपने जीवन में। एक लड़का है केशव, भूरी भूरी आंखों वाला है। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि बेटे तुम ऐसे, क्योंकि उसने मुझे बात ऐसी कही थी कि मुझे जाना पड़ा। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि अंग्रेज लड़के, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक छुट्टी ली है, वो भी तुम्हारी वजह से। बाकी आप अगर मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि अगर आप मुझे 2 बजे 3 बजे भी अगर मेरा अकाउंट चेक करेंगे तो उसको हरी बत्ती जल रही होती है। तो मैं अपना साहित्य का काम तब करता हूँ जब मैं अपने पत्रकारिता के 12 घंटे की या 9 घंटे की तो हमारी शिफ्ट होती है, लेकिन इसके अलावा 10, 11, 12 घंटे का काम हो जाता है। तब मैं रात में जगता हूँ 2, ढाई, 3 बजे तक, और मैं अपना लिखने का काम, अपने साहित्य का काम तब करता हूँ। और पत्रकारिता मेरा जुनून है, जिसको मैंने चुना उसको मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा दिया, और जिसने मुझे चुना यानी मेरा साहित्य, उसको मैंने अपना प्यार ज्यादा दिया। इस तरह से बस जोड़ की कहानी चलती रहती है जी। और आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जो अभी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा बिकी हैं और बेस्ट सेलर्स में भी शामिल हैं, मुझे जितना पता है। चांद तुम गवाह रहना आपकी पहली पुस्तक थी, और दूसरी पुस्तक थी मुझसे मिलने आओगी क्या, जितना मुझे याद आ रहा है। ये जी तो लेटेस्ट आई थी फरवरी में, जब ये कोरोना कम्बा आना शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले ये ईश्वर ने मेरे किताब का विमोचन करवा दिया था। ये एक किताब है जिसको प्रभात प्रकाशन से है। पीयूष जी हैं इसके ओनर, उन्होंने बहुत प्यार से इसे छापा है। बहुत खूबसूरत किताब है। इससे पहले चांद तुम गवाह रहना आई थी। बड़ा मुश्किल होता है कि कविताओं को इतना प्यार मिलना। मैं तो सोचता था कि नहीं मिलता होगा, लेकिन हाँ, जब इनसे मुझे एक बड़ी मैं याद बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बात निकल आई है तो, कि जब हम छोटे छोटे किताबों में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए नेहरू जी के लिए रॉयल्टी मिलती है। तो हमने अपने घर में पूछा था कि रॉयल्टी क्या होता है, तो पापा ने बताया था कि रॉयल्टी मतलब जो एक, उन्होंने मुझे उस तरीके से समझाया था कि पैसा जो किताब के बिकने पर एक प्रतिशत होता है वो लेखक को मिलता है, और जब तक उसके परिवार में कोई रहता है तब तक वो पैसा मिलता है। तो मैं सोचता था अच्छा ऐसा होता है, रॉयल्टी 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 जीवन में मैंने सुना था बस। लेकिन जब इन किताबों की मुझे रॉयल्टी मिलनी शुरू हुई, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कीमत बताओ। मैं कहता हूँ कीमत क्या होता है, रॉयल्टी अपने आप में रॉयल्टी है, मैंने वो कमाई है, वो अर्जित की है, तो अपने आप में एक बड़ा फख्र करवाता है, बहुत गर्व करवाता है। तो बहुत, और रॉयल्टी तब मिलती है जब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है सबका। तो बहुत सारा प्यार मिला, अभी भी मिल रहा है। तो अब मैं और बहुत सारा लिख रहा हूँ लगातार। इस समय का मैंने ये फायदा भी उठाया कि नींद तो आती नहीं थी, क्योंकि रोज इतने केस बढ़ रहे थे, रोज आसपास कहीं किसी के रोने की आवाजें आ जाती थी, तो लिखते रहते थे। तो वो पैंडेमिक की दौर की मैंने कहानियां लिखनी शुरू की हैं, वो भी एक किताब की तरफ से आएंगी जी। मुझसे मिलने आओगी क्या, ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने लोग हैं सब सुनना चाह रहे हैं, आप उसकी चंद पंक्तियां गा कर सुनाएं। बिल्कुल। ये इस किताब का टाइटल भी यही है, मुझसे मिलने आओगी क्या। और ये मेरा मंच पे और वैसे भी मेरे दिल के भी करीब है, और मंचों पर भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला गीत है। मतलब मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी सुनाऊं,
तो मुझे हर कोई ये कहता है कि जब तक ये ना सुनाओ तब तक मुझे उतरने नहीं देते। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए मैंने इसको किताब के टाइटल के तौर पे भी रखा। मैं इसको आपको इसकी क्योंकि ये गीत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसके 2 हिस्से सुना देता हूँ, क्योंकि इस जी गीत को मैं जिंदगी का गीत मानता हूँ। और इस गीत में मैं ये कहता हूँ कि ये इस गीत के साथ मेरा हमेशा ये दावा रहता है कि ये गीत हम सबके जीवन का हिस्सा है, रह चुका है, होगा या है। मतलब जी कहीं ना कहीं इसका एक अंश जो है वो हमारे सबके अंदर आता ही है, चाहे हम कोई भी हो। तो मैं आपको सुना देता हूँ। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे, जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवार से चुनकर कोई नज़्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। अच्छा, आखिरी हिस्सा है। एक दिन ये मधुमास न होगा, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा, मान तुम्हें मैं याद करूंगा, तुम बन कर संवाद करूंगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूंगा, तब मेरे कंधे से पाकर रुखसत करने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या। बहुत 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 बढ़िया। और शब्द, भावनाएं जो है, उसके एहसास जो है, और जैसे आप उसे गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप गाते रहे और ये कार्यक्रम चलता रहे। जी। जी और मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि पंकज जी की दोनों किताबें जो हैं, ऐसे तो लोग इसे इतना पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेज से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो साहित्य से जिनका जुड़ाव उतना नहीं है, लेकिन साहित्य में रुचि वो रखते हैं और अच्छी पुस्तकों की तलाश में रहते हैं, तो वो निश्चित तौर पे पंकज जी की पुस्तकें जो है, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब जगह पे उपलब्ध है, वहां से ऑर्डर करके मंगाएं और पढ़ें। और मुझे यकीन है कि पढ़ने के बाद जीवन को देखने का, समझने का और जीने का जो रवैया है उनका, या जो तरीका है, उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो पहले से बेहतर होगा। अब क्योंकि मैंने अपनी जी सिर्फ जीवन लिखा। जी। और अब मतलब मैं क्या कहूँ, आप प्रतिष्ठित पत्रकार, प्रसिद्ध कवि, लाल किले तक आप कविता पढ़ के आए हैं, जी, और मुझे जिस सौभाग्य भी क्षेत्र, जी, जिस भी क्षेत्र में आपने हाथ डाला है, आपने बस बाजी मारी है वहां पे। अब मैं यहाँ पूछ रही हूँ, शायद ये आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि श्रेय आप बहुत लोगों को देना चाहेंगे, लेकिन मैं अगर पूछूं कि आप जितने सफल हैं आज, इसमें किसी एक व्यक्ति का आप नाम लें जिसको आप सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं अपनी सफलता का। हाँ, मैं
बिल्कुल। अब ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि इसको लेकर मैं बहुत दो राय था। यकीनन अगर आज एक फूल की तरह मेरी खुशबू है लोगों तक पहुंची है, लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिला है, तो निश्चित तौर पर इस फूल के माली तो बहुत हैं। मुझे मैं अगर यात्रा शुरू करूं तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं, जो मुझे दुआएं देते हैं, मुझे हारने नहीं देते। उनमें दो तीन चीजों का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एक नाम अगर आपने अगर पूछा है तो मैं उस नाम पर आने से पहले मैं दो तीन नाम या दो तीन जिक्र कहानियां करना चाहूंगा। मुझे याद है, मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री मधुकर शर्मा जी, एडवोकेट हैं। वो हम चार भाई हैं, लेकिन जी। वो अपने दोस्तों के बीच मुझे ही बुला के खड़ा करते थे कि गाओ, गाना सुनाओ। तो मेरी झिझक वहां से निकली। वो मेरी आदत थी कि मैं पेंसिल लेकर फोटो मिथुन के, अमिताभ के, अनिल कपूर के ये सब बनाया करता था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, कृष्ण जी, राम जी, इन सबके बनाता था। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने एक दिन घर पे बोला, तो मैं फिर कई साल तक, जब तक मैं घर में रहा अपने सब परिवार के साथ इकट्ठा, मम्मी पापा सबके साथ, अपने साथ नौकरी करते थे, बाहर आ गए, तो जन्माष्टमी का कैलेंडर फिर मुझसे बनवाया जाता था। वहां से मुझे रंगों की पहचान हुई। जी। इसी तरीके मेरे पापा, उनको मैंने बहुत मेहनत से काम करते देखा, और उन्होंने मुझे सीख दी कि जब जाओगे, पहले तो वो चाहते नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज थी, मेरे लिए भी नई थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो उन्होंने मुझे ये कह के भेजा कि ठीक है, जाओगे, जब मेहनत करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे सड़क किनारे, सीढ़ी के दोनों तरफ, चढ़ते समय जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी के दोनों तरफ जो लोग खड़े होंगे, जिनका आपसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यानी मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं उन सबको नमस्ते करता चलूं, उनका सम्मान करता चलूं, उनको प्रणाम बोलता चलूं। क्योंकि ये लोग जीवन में, हो सकता है कभी आपके लिए किसी प्रत्यक्ष तौर पे आपके लिए सहारा ना बने, लेकिन हाँ, जब सफलता के दौर से आप कभी कभी नीचे गिर रहे होते हैं, क्योंकि दौर सबके लिए आता है, तो ये लोग फिर वहीं खड़े रहते हैं। ये अपना जीवन में वही रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं ये। लेकिन जब आप गिर रहे होते हैं तो ये आपको और नहीं गिरने देते, संभाल ये लेते आपको हैं। वहां संभाल। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद है, मैं आज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब मेरी पहली जॉब मैंने छोड़ी, गुस्से में आके बहुत ज्यादा, दूरदर्शन का सुबह सवेरे वाली, तो मेरे पास 2 महीने तक काम नहीं था। तो जो व्यक्ति मेरे अखबार डालने आते थे, प्रयागराज के हैं, आज भी वही डालते हैं, 20, 18, 19 साल से। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एक दिन उनको, मेरी आदत ये थी कि सर्दियों में मैं उनसे कहता था कि आ जाइए, चाय पी के जाइए बैठ के। तो वो झिझकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आने लगे अंदर, चाय वाय पीते हुए। जब नौकरी छूटी तो मैंने उनको बोला कि भैया अखबार बंद कर दीजिएगा, पैसे वैसे तो पता नहीं कब तनख्वाह आएगी, क्या होगा। और बात है ये 2003-4 की बात है, तो इतना अनुभव भी नहीं था जीवन का, पत्रकारिता का भी कुछ नहीं, बस आए थे सुबह सवेरे में, काम करने लगे। आप सड़क पे देखते होंगे बहुत सारे आपको लोगो दिखते होंगे पूरे हिंदुस्तान में, खाद तो खाद, बीमा साथ, इनमें से बहुत सारे लोगों मेरे भी लिखे हुए हैं इसको के, जो आप पढ़ते हो उसके। तो मैंने उनको बोला भैया अखबार बंद कर दीजिए। तो बोले भैया काहे? तो फिर कि पैसे का कुछ पता नहीं ना। तो बोले अखबार तो बंद नहीं होगा, पैसा दीजिए ना दीजिए। और फिर वो शाम को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्प्लेंडर पे आए, और हमसे बोले आइए भैया जी घुमा लाते हैं आपको, और मुझे घुमाने ले गए। और वहां उन्होंने मुझे एक एड एजेंसी के मालिक से मिलवाया। बोले हमारे भैया हैं, आजकल परेशान है, नौकरी छोड़ दिए हैं गुस्से में, तो उनके लिए कुछ होइए, तो कुछ हो तो बताइए। तो वो मुझसे छोटे छोटे जिंगल्स लिखवाते थे, एड लिखवाते थे। और आप देखते होंगे स्टार टुडे चाय का हर हिंदुस्तान में अखबार पे आता है कि स्वाद में दम, दाम में कम। तो मैंने उस दौर में छोटे छोटे ऐड लिखे, लेकिन वो वक्त मेरा गुजर गया फिर उस एक चाय से जो मैं उनको सर्दियों में पिला देता था। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसका पूरा क्रेडिट अगर देना चाहूंगा तो मैं अपनी अम्मा को देना चाहूंगा, मेरी माँ को। मेरी माँ ने जी। मुझे अब खुद, मैं कभी नहीं भूलता उसकी बातें।
जब घर में सब सो जाते थे, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, आपसे 35 साल पहले की, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त लाइफ का क्या सीन था। तो मेरी अम्मा ढिबरी में बनाती थी, एक ढिबरी समझते हैं आप लोग, जी जी। बोतल जैसा, उसमें तेल होता है, उससे निकलता है, वो जलता है, उसमें पड़ा देती थी। क्या खाना बनता था तो वो मुझे कोयले से वहीं बिठा देती थी अपने पास में, और लिखना सिखाती रहती थी। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि मम्मी हम कविता सुनाएंगे। तो उनके अरे, अब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, मुझे याद है। 3 में बच्चा बोलना भी नहीं जानता, अब जैसे बोला होगा नहीं याद है, तो मैं हम कविता सुनाएंगे। आज की तरह बच्चे पोएम बोलते हैं, हम तो कविता ही बोलते थे तब भी। तो हम, हमारी माँ ने, उसमें एक अखबार आता था, शायद युगधर्म नाम था उसका, उसको उठा के उसमें कोने में कविता पड़ी हुई थी और कहा कि ये रख लो, अब सुना जाना। मुझे आज भी उस कविता की कुछ टुकड़े याद है, मतलब चिथड़े चिथड़े से छोटे छोटे एक आध टुकड़ा याद है। उसमें ये लाइन थी कि अब कहाँ रहा परसों में, अब कहाँ रहा इन स्वरों में वो स्पंदन जो मेरे उड़ के तार झंझना उठते। तो मैंने ये कविता सुनाई थी, और जो हमारे टीचर थे वो तो मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा कहाँ से लाए हो, किसने बताई है, इसका मतलब जानते हो? वो कुछ नहीं पता था, लेकिन वो उनकी पढ़ाई, जो कोयले से पढ़े, हम डिबरी में रात में बैठ के उनके साथ पहाड़े वहाड़े सिखाना, ABCD आवा सादा, ये सब तो उन्होंने पढ़ाया। और बुक की पहली पहली प्रस्तुति मैंने उनसे पूछ के दी थी। तो वो आज भी जब कभी भी सुनती है टीवी पे, आंख में आंसू भर के दोनों हाथ ऐसे से उठा के मुझे खूब प्यार आशीर्वाद देती है। तो सारा मैं तो उन्हीं के चरणों में सब कुछ न्योछावर करता हूँ। जी। जी, बहुत बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि हम जीवन में सबका जो उधार है वो चुका सकते हैं, और जिन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, हम सबके बदले में कुछ कर सकते हैं, लेकिन माता पिता जो करते हैं, खासकर माँ जो करती है, उसका कभी नहीं। 1%, 1% क्या, 0.1% भी आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं, वो संभव ही बिल्कुल नहीं नहीं कर है। सकते। आप मात्र पितृ ऋण से, आप पितृ ऋण से तो ऋण हो सकते हैं एक बार को, लेकिन मातृ ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जी। आप इतना ही कर और सकते हैं कि अपनी माँ की सेवा करें, जितनी कर सकते हैं। क्योंकि अकबर भी रोया था जब उसकी माँ गुजर गई थी, क्योंकि अकबर से पूछा कि महाराज आप इतना अधीर हो कि क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज से मुझे लोग दिल्ली इलाही और अकबर तो सब बोलेंगे, लेकिन अकबरा कहने वाला आज के बाद कोई नहीं होगा। तो जी पहचानना चाहिए, वो जागृत जी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, माता पिता, उनका सम्मान करना चाहिए। जी। जी जी, बहुत बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि माँ की महिमा जानता सब है, लेकिन उसे शब्दों में ढालकर उसे लोगों के समक्ष रखना, कई ये कई बहुत कई मुश्किल बार कार्य पूछा, होता है। होता क्या है? माँ बीमार पड़ी, अस्पताल ले गए, इलाज करा लाए, फिर आप भूल गए कि उसने आपको कैसे पाला। आप, माँ क्या होती है, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो मुझे बताते हैं माँ क्या होती है, और वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि वो अस्पताल लेके गए थे लेकिन वापस नहीं ला पाए वहां से। तब वो याद करती है कि माँ क्या चीज होती है। माँ अस्पताल से हर बार लौट आएगी ये जरूरी नहीं है। जी माँ हर बार इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको, आपकी किसी भी कामयाबी पर कितना भी खुश हो सकता है, लेकिन जो माँ हाथ उठा के ऐसे करती है ना, उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता। जी। अब एक और प्रश्न आपसे करते हैं, और उसके बाद चलेंगे हम संदेशों की तरफ जो आपके लिए आए हैं, और फिर कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलेंगे। जी। पत्रकार और कवि, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो पत्रकार और कवि, ये दोनों क्षेत्रों में जब आप काम करते हैं, तो क्या एक दूसरे को इन्होंने कभी मदद किया है? पंकज शर्मा एक पत्रकार के रूप में क्या सहायक होते हैं पंकज शर्मा कवि के लिए, या कवि जो है वो पत्रकार के लिए सहायक हो पाता है? बिल्कुल होता है। वो तो इसका मैंने बीच बीच में अपनी बातों में, गोल गोल बातों में से यही रिप्लाई भी दिया आपको कि एक तो आप अगर वो देखते हैं सो सॉरी, उसमें जी सटायर होता है अक्सर, और वो मेरा कवि हृदय होता है जो मैं वहां इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए, मैं जी हर किसी से कहना चाहूंगा इस वक्त, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मुझे बाद में सुनेंगे, वो इस चीज को ध्यान रखें
आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी आती है। आपको हिंदी नहीं आती, आपको मलयाली आती है, ठीक है। आपको जिस भाषा में आप अपनी बात को कह सकते हैं, उस भाषा में अपनी बात को कहिए, लेकिन कहिए जरूर। मैंने अपने पूरे 20 बरस जो होने जा रहे हैं पत्रकारिता के, अगर मैं इनको 4 खंडों में बांटूं, तो मैंने एक चीज को अचीव करने के बाद, एक चीज को पाने के बाद, मैंने तुरंत अगले की दौड़ लगाई। मैंने जब देखा कि ठीक है, स्क्रिप्टिंग हो रही है, शोज बन रहे हैं, लेकिन अभी मेरा मेरा हुनर कहीं बाकी है, तो मैंने गाना उसमें डाला, बनारस वालों मुझे पहचानो, या फिर अरे मित्रों मैं तो पीएम बन गया, फिर पीएम बन के कैसा तन गया, या फिर पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, बात इस तरह। इन सब ने पूरे देश में, यहाँ तक कि वो वाला आपको अगर याद हो, ओबामा 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 ओबामा, अमेरिका से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ये मेरी कविताओं के जैसे आज भी आप देखिए, कविताओं में एक सम्मान पैरोडी का है। मैंने साहित्य के क्षेत्र में पैरोडी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने पैरोडी के भाव को अपने पत्रकारिता में शामिल कर लिया, और पत्रकारिता के जो मूल्य थे वो मैंने अपने साहित्य में ले लिए। तो मैंने तो दोनों से बराबर का कुछ कुछ लेते चला। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई थी, कि जब कभी दिल घबराया साहित्य की कुरीतियों से, या वहां की मठाधीशी में नए लोगों को इसी तरीके से उनका शोषण होता है उसको, तो उस उकताहट की ऊर्जा मुझे मेरे पत्रकारिता ने दी। और जब पत्रकारिता में मुझे कभी कभी, जैसे भी एक सवाल था यहाँ पर मेरे ख्याल से रवि जी का, उस तरह का भाव आया, दिल घबराया, तो मुझे ताकत दी थी कविताओं ने। तो ये एक दूसरे के पूरक हुए, और इन दोनों में ही मैंने इस्तेमाल किया अपने देहातीपन को, अपने गवईपन को, मैंने अपने गंवारपन को। आज भी मुझे फख्र है कि जब जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पे जब हिंदी का जिक्र चलता है, तो हजारों लोगों में से एक नाम, मतलब हजारों लोगों में से अगर जो पहला नाम जोर से पूछा जाता है, फलाने से पूछो बिंदी कहाँ लगनी है, तो मैं होता हूँ। मैंने अपने इस गवईपन, इस देहातीपन के साथ ही लेकिन अपने उसूल, अपनी भाषा, अपने अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी बातों के साथ, अपनी जिद के साथ, अपने जुनून के साथ यही जगह बनाई, इसी दिल्ली में जगह बनाई, जहाँ की रेड लाइट मुझे आज भी डराती हैं, आज भी एक सी लगती हैं, इसी दिल्ली में बनाई, जिसको मैंने इससे पहले सिर्फ किताबों में ब्लैक एंड व्हाइट देखा था। जी। ईश्वर करे कि आपकी जो पत्रकारिता और जो साहित्य दोनों से जो दोस्ती है वो यूं ही बनी रहे, और दोनों जो है आपके व्यक्तित्व को ऐसे ही और धनवान बनाए और समृद्ध बनाते जाएं। और युवा जो आपको अभी देख रहे हैं पंकज जी इस पेज पर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं चाहूंगी कि यह संदेश आप अपनी भाषा में दें। आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, आप उस भाषा में यह संदेश दें। हाँ, मतलब नॉर्मल सी भाषा है, हमारे बदायूं की भाषा है, और कोई अलग नहीं है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, या देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर आप शुरू कर रहे हैं अपना करियर, अगर अगर तुम लोग सही से अभी अभी शुरू कर रहे हो, या अपना अपना करियर शुरू करना चाहते हैं आप, तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ, आप मेरे संदेश को इसलिए भी अच्छे से सम्मान के साथ ग्रहण कर सकते हैं, कि मैंने इस 20 साल में कम से कम 10-11 साल या 12-15 साल इंटर्न्स को पढ़ाया है, या जो मेरे पास से पढ़ के कुछ न कुछ गए हैं, जिनकी चिट्ठियां, जिनकी बातें मेरे पास आती हैं, हर टीचर्स डे पे आज भी आती हैं। तो मैं उनसे जो कहता था वही आपसे कहूंगा, जिंदगी में 4 चीजें ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि जिस वजह से आपने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर आगे बढ़कर उस वजह को बदलने का माध्यम सिर्फ आप ही है, आप ही उसको बदल सकते हैं जी। और 4 चीजें याद रखिए जिंदगी में। किसी भी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे
उसमें आपको ये 4 चीजें मिल जाएंगी: उपेक्षा, उपहास, विरोध और विजय। जब आप शुरू करेंगे किसी चीज को, आपको निरंतर उपेक्षा मिलेगी। 100 में से 25% लोग घबरा के वहां से लौट जाते हैं। उपेक्षा को आप सह जाते हैं तो आपको उपहास के दौर के समय का सामना करना पड़ता है। 25% वहां से घबरा के टूट के लौट जाते हैं। अगर आप वहां से भी बच के निकलते हैं तो आपको उपेक्षा, उपहास, विरोध का सामना फिर करना पड़ेगा। बचे हुए 50 में से 49% लोग वहां से टूट के खत्म हो जाते हैं जब विरोध होता है। आप देखेंगे आसपास लोग आपको मानते ही नहीं है, आपकी हर बात को कहेंगे अरे नहीं आता तो पूछ लेते, अरे ऐसा कैसे, अरे सर इसने तो पूरा कर दिया, अरे ऐसे इस आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप उस सबको जब अपमान, हुकारत, जिल्लत सब झेल जाते हैं, तब चौथी चीज आपको मिलती है और वो है विजय। आज मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने जाने अनजाने अहंकार में अपने किसी भी वजह से, मुझे गवाहीपन की वजह से, मेरे बेसऊरपन की वजह से मुझे झिझका, झटका या हल्का लिया या मुझे परेशान किया, उनमें से बहुत से लोगों की बायोडाटा मेरे ड्रॉअर में पड़े होते हैं और वो लोग मुझे आज भी मिलते हैं और मैं उनसे उसी भाव से मिलता हूँ जिस भाव से पहले मिलता था। तो तब भी सर थे, आज भी सर है, अब भी मैम थी, आज भी मैम। वक्त सबको मौका देता है, कभी भी हारना नहीं है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा लगे समझ लीजिए अभी दिन निकलने वाला है, यहीं से उजाला होगा। लेकिन इस बात को गांठ बांधिए, जिसने जो सोचा है वो पा लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और ये जो बातें हैं आपकी, ये एक नई जान डालेंगी उन लोगों में जो अभी कोरोना काल में घर में हैं और कहीं ना कहीं हताश हैं और निराश हैं। और अब मैं जल्दी जल्दी जो संदेश आए हैं आपके लिए उनको स्क्रीन पे डालती हूँ। तो सबसे पहला संदेश मधुकर शर्मा आपके भाई साहब का है। वो लिखते हैं, देश के सुप्रसिद्ध व्यक्ति भाई पंकज शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया वही है जिनका मैंने तमाम बार जिक्र किया यहाँ पर जी। अब पर ना बैटरी जा रही है शायद फोन की, मैंने भी देखा। जी 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 जी, बस मैं खत्म कर रही हूँ। वंदिनी शर्मा जी का संदेश है। मधुकर शर्मा जी फिर लिख रहे हैं, देश के सुप्रसिद्ध गीतकार भाई पंकज शर्मा। मोनू रजक, वेलकम सर। सपना सक्सेना, हाय वेलकम पंकज जी। मधुकर शर्मा, स्वागत है। सारिका पंकज जी का संदेश मैंने रख दिया था। डेविड यादव जी नमस्ते कह रहे हैं। रवि जी का भी संदेश मैंने रखा था। वंदिनी शर्मा जी हैं। सविता गर्ग जी हैं। आदि अर्चू जी हैं। कोरोना काल के समय में बहुत ही नजदीक से देखा और महसूस हुआ कि आपका लिखा लाश बहुत भावनात्मक और संवेदनशील पंक्ति है पंकज शर्मा सर। जी 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 जी। मोनू रजक के जो संदेश थे वो मैंने रख दिए हैं। भूपेंद्र राघव जी हैं और बाकी जो संदेश है वो सब मैंने रख दिए। एक रह गया है मोहित अग्रवाल जी का, मुझसे मिलने आओगी क्या, दिल को छू लेने वाला गीत। वाह पंकज भैया वाह। मोहित वो है जो बचपन में बहुत छोटे पे हम लोग शैतानी करते थे, 6वीं 7वीं में। बहुत प्यारा मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत जियो बेटे। जी। और अब जैसे समय जो है वो काफी आगे बढ़ गया है और मुझे तो इच्छा नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी है। हम पहले ही समय की पाबंदियों को तोड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी अब मैं आपसे एक वादा लूंगी और उसके बाद आप जो है वो हमारा धन्यवाद आप स्वीकार करके आप शो से आप विदा ले ले। मैं आपसे यह वादा चाहूंगी कि अगली बार भी जब हमारी टीम आप तक पहुंचेगी तो आप जरूर समय देंगे हमारे इस पेज के लिए, ऐसे ही किसी विषय पे चर्चा करने फिर से आएंगे। मैं मोनू जी, मैं रवि जी, आदि अर्चू जी, डेविड साहब, बड़े भैया सविता जी, सारिका जी, वंदनी जी, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे जब भी बुलाएंगे और मैं समय के हिसाब से जरूर आऊंगा। और आपसे संवाद करना इस दौर में सबसे खूबसूरत चीज है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक मिनट और, आपने राम मंदिर पे जो अभी जो कविता गीत लिखी है उसकी 2 लाइन फट से सुना दें, उसके बाद हम छोड़ देंगे, आपको आज के लिए मुक्त कर देंगे।
जी मैं सुना देता हूँ जल्दी से। जी। वो है आ, देह में अब लौटे हैं प्राण, बन रहो राम लला को धाम। देह में अब लौटे हैं प्राण, बन रहो राम लला को धाम। अवध में लौटे हैं भगवान, हुए हैं अब शुभ सब संधान। बन रहो राम लला को धाम, अवध में लौटे हैं श्री राम। कितने बरस रो रो के मर गई, देखन को दादी जे दिन। बाबा तज के देह चले गए, राम लला को देखे बिन। बाबूजी अम्मा की मनौती, अब आई है काम, बन रहो राम लला को धाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से इतने व्यस्त, जो आपका जो इतना व्यस्त शेड्यूल होता है उसमें से आपने समय निकाला और आप हमारे इस पेज पे आए। बहुत सार्थक चर्चा हुई, हमने गीत सुने आपसे और तमाम ऐसी बातें हुई जिन सब का फायदा जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ उन सबको होगा आज। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने इस पेज की तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप यूं ही जीवन में आगे बढ़ते रहें, बहुत सारी पुस्तकें लिखें, बहुत सारे सम्मान और उपलब्धियां जो है वो आपके नाम लिखे जाएं और ऐसे ही आप लोगों का जो है वो मनोरंजन करते रहे सो सॉरी के एपिसोड्स के द्वारा, और जो भी कार्यक्रम में आप अपना योगदान देते हैं उन सब के साथ, और ईश्वर की कृपा रहे आप पर और आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ। प्रणाम, नमस्ते। जोहार।